5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का एक साथ ऐलान हुआ, लेकिन चुनावी सरगर्मियां और बयानबाजी से बंगाल चुनाव सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। इस बीच बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चोट लगने का मामला भी सियासी तूल पकड़ रहा है। टीएमसी इसको हमला करार दे रही है। साथ ही मामले को चुनाव आयोग तक पहुँचाया गया। अपने इलाज के दौरान एक वीडियो जारी करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संदेश दिया, जिसमें वो कह रही है कि वो अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार के कमान थामेगी। इस बीच ममता बनर्जी ने घटना के पीछे राजनीतिक साजिश होने का आरोप भी लगाया। এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। नंदीग्राम में कथित हमले की घटना के बाद भाजपा का भी टीएमसी पर हमलावर रुख दिखा। भाजपा ने दीदी को चौतरफा हमला करके घेर लिया। भाजपा नेताओं ने हमले को पहले तो झूठा करार दिया और फिर बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करके टीएमसी को घेर लिया। साथ ही भाजपा ने इस हमले को सहानुभूति बटोरने का हथियार भी बताया। भाजपा का आरोप है कि बंगाल में दीदी की हार दिख रही थी, ऐसे में वो जनता की सहानुभूति बटोरना चाहती है। वो चाहती है कि थोड़े बहुते आंसू बहाकर वो लोगों की सहानुभूति बटोर रही है। लेकिन ममता बनर्जी का तो बंगाल में काम तमाम हो चुका है। उनको कोई ऐसी चोट नहीं लगी है जिसका कि वो इतना प्रचार प्रसार कर रही है। चुनावों में मतदाताओं के बीच सहानुभूति बड़ा फैक्टर होता है। इतिहास इसका साक्षी भी है। ऐसे में अब देखना होगा कि ममता की चोट का सियासी फैक्टर क्या होता है। साथ ही सबकी निगाहें इस पर भी है कि चोट से घायल दीदी विपक्ष के वोटों पर भी चोट कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार चंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के राजनीतिक घटनाक्रम की। बुधवार को नामांकन के बाद ममता बनर्जी की पांव की चोट पूरे अगर बात करें तो सियासी तूफान में कह सकते हैं इसे। जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा वहां पे दोनों पार्टियां जांच की मांग कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन के यहाँ पे दरख्वास्त लगा रही हैं कि जांच करवाइए। बीजेपी सीबीआई से जांच कराना चाहती है तो टीएमसी इलेक्शन कमीशन से कह रही है कि जांच करवाइए। बीजेपी यह भी कह रही है कि ये चोट नहीं, ये महज एक नौटंकी और ड्रामा कर रही है ममता, सहानुभूति बटोरने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी सुरक्षा के बीच ममता बनर्जी को चोट लगी कैसे, और क्या इस चोट के कोई मायने हैं? अगर हमलावर इस कद्र इतने सुरक्षा बेड़े के अंदर भी अगर दाखिल हो सकते हैं तो वीआईपी की सुरक्षा होगा क्या? चले इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पश्चिम बंगाल से हमारे साथ में जुड़े हैं इस वक्त आशीष मुखर्जी, जो राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ तरुण कुमार जी जुड़ रहे हैं, भाजपा विचारक हैं, और कर्नल के मुखर्जी पीएमसी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सभी का स्वागत है। मैं आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार। यही बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी की हाई सिक्योरिटी है, उसके बावजूद भी उनकी पांव में अगर चोट लगना एक अलग बात है, एक मार दी गई है चोट, दोनों में अंतर है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी सुरक्षा के बीच चोट लगे? हाँ, सभी का स्वागत है। ये एक ऐसा चुनाव जो हमारे सामने आ रहा है, इसमें हर तरह के हथकंडे लिए जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये नहीं करूंगा कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा लिया जा रहा है, बीजेपी के द्वारा भी हर तरह के हथकंडे लिए जा रहे हैं। चाहे वो किसी के गरीब के साथ खाना खाना, चाहे कहीं पे आग लग जाए तो वहां के लोगों को मुआवजा देना, तुरंत मुआवजे का ऐलान होना, चाहे बांग्ला करना, ये हर तरह के ये हथकंडे चुनाव में देखने को मिल रहा है। और इसका नतीजा जो भी हो, लेकिन ये बात ये समझ में आ रहा है दोनों के लिए ये ट्रू और डाई का सिचुएशन बनता चला जा रहा है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतने लीडरान हर दूसरे तीसरे दिन पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हर संभव प्रयास किया जा रहा है किसी तरह से लोग लुभावन बातें करके वहां के वोटर्स को मोटिवेट किया जाए। नंबर एक। उसी प्रकार से तृणमूल कांग्रेस, जो दीदी और भतीजे की एक पार्टी है, वो भी हर तरह के हथकंडे अपना रही है, जिसमें चैलेंज करना कि नंदीग्राम से हमको जीत के दिखावे, या पैर लगाना, या फिर करके कोई नाटक उत्पन्न करना। दोनों पार्टी, मैं अभी दोनों पार्टी की बात कर रहा हूँ, तीसरे पे आ रहा हूं मैं। दोनों पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रकार से पश्चिम बंगाल की सीटें ली जाएं। तृणमूल के लिए अस्तित्व का सवाल है, और ये आने वाला चुनाव जो लोकसभा चुनाव है उसका सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने पहले भी कहा था, अपना अस्तित्व बचाना है उनको, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में विशेषकर राजस्थान, यूपी, बिहार और स्टेट्स में उनकी अवस्था धीरे धीरे खराब होती जा रही है। लेकिन बंगाल, केरल, तमिलनाडु, ये जो चुनावी माहौल बना है, जो डिक्लेयर हुआ है, उसमें इनको अपने आप को बचाना बहुत ही जरूरी बन चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, और इसी का रूप जो हम लोग रोज टीवी में अलग अलग रूप से देख रहे हैं। तो मुखर्जी साहब, ये तो महज एक बानगी कह सकते हैं, अभी स्टार्टिंग है। इलेक्शन जब तक चलेगा ये पूरा दौर, मुझे लगता है कि 8वें चरण तक तो बहुत कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं, ये मान के चले हम यहाँ पे। बिल्कुल। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि बंगाल एक स्टेट में जिसमें 294 सीटें हैं, 8 चरण में चुनाव किया जा रहा है। जो पहले जब अगर आप तमिलनाडु को देखें तो 1 या 2 चरण में उसकी चुनाव की जा रही। तो ये आप समझिए किस तरह से इस चुनाव भयभीत है, और जिसके पास पावर है उसका पुरजोर वो उसका जो है
उपयोग कर रही है। जी जी, तो ये कह सकते हैं संसाधनों का सदुपयोग कर रही है वो। अगर केंद्र सरकार के हाथ जो लग रहा है वो अपने तरीके से कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने तरीके से कर रही है। खैर चलिए, लेकिन इलेक्शन पे सबकी निगाहें 5 राज्य में बेशक चुनाव हो रहा हो, लेकिन सबकी निगाहें टिकी है कि आखिर वेस्ट बंगाल में दीदी की वापसी होगी या फिर कमल खिलेगा। चलिए मैं तनु जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार। बीजेपी ये कह रही है कि महज नौटंकी कर रही है ममता बनर्जी और ये ड्रामा है, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ये मेरे समझ से बाहर है कि केंद्र में अगर गवर्नमेंट जिस पार्टी की होती है वो यूनियन गवर्नमेंट की एजेंसी से जांच कराना चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट वो अपनी एजेंसी से जांच कराना चाहती है, तो एजेंसीज क्या इतने टूल बन गई है कि दूसरे एजेंसीज पे भरोसा नहीं है। फिर ऐसा तो नहीं होगा कि हालात कभी ये बने कि इलेक्शन कमीशन किसी और राज्य से एसआईटी गठित करके भेजे कि चलिए राजस्थान की टीम जाकर के वहां जांच करेगी या असम की टीम जाके जांच करेगी। ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? नमस्कार योगेंद्र जी और हमारे जो भी दर्शकगण हैं। आज महाशिवरात्रि के पर्व पे शिव नगरी काशी से मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। जहां तक ममता जी के पैर में चोट लगने के, इससे मुझे भी दुख है, बहुत ही दुख है कि उनके पैर में चोट लगा। लेकिन वहां के जो लोकल लोग थे, जिन लोगों ने देखा क्या घटना घटी है, एक भयंकर सिक्योरिटी के तहत उनकी जुलूस उनकी जा रही थी, वो जनसंपर्क में निकली हुई थी, उनका दरवाजा कार का खुला हुआ था, वो वहां से आधे लटकी हुई थी और एक बिजली के पोल से उनके कार में चोट लगा, उनके कार के डोर को धक्का लगा और जिससे वो दरवाजा उनके पैर पे आके लगा और इससे उनको चोट पहुंची। इसमें उनकी सिक्योरिटी को तोड़ के बीजेपी के 4 लोग जाके उनके पैर में चोट पहुंचाए, ये कभी संभव नहीं है। हाँ, एकदम गलत और गलत, संपूर्ण गलत चीजों को सामने रखा जा रहा है और जिसकी जांच इसलिए हम केंद्र कमेटी से चाहते हैं कि जांच में ये चीज क्लियर हो जाए कि आखिर मैटर है क्या। हाँ, आप कहेंगे लोकल टीम से हम कर लें, हाँ, लोकल वहाँ के सारे तंत्र आपके हाथ में है, आप उससे जांच करा के कहेंगे 4 लोगों का नाम, किसी भोले वाले 4 जनता का नाम आप दे देंगे, बोलेंगे बीजेपी के आदमी है, ये लोगों ने किया है। तो इस तरह की जो प्रोपेगेंडा फैलाई जा रही है सहानुभूति लेने के लिए, ये एकदम संपूर्ण गलत चीज है। हम किसी चुनाव को इस तरीके से अगर हम फ्रेम करते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। बस इतना ही, मैं इस विषय में तो इतना ही। तरुण जी वापस लौटूंगा आपके पास में, आप बने रहिए जन टीवी के साथ में। मैं लौट रहा हूँ अभी आपके पास में। मैं एक बार जाना चाहूंगा के मुखर्जी साहब के पास में। कर्नल साहब आपके पास आना चाहूंगा। अभी आपने देखा कि एक्सीडेंटल इंजरी है उनके, लेकिन इसे नाम दिया जा रहा है कि कुछ लोगों ने हमला कर दिया उनपे और उनके पांव में चोट पहुंचाई गई है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इन्हें रेस्ट की आवश्यकता है, चोट लगेगी, डॉक्टर कहेंगे रेस्ट की आवश्यकता है। सामने चुनाव है, बीजेपी का कहना है कि महज एक नौटंकी है, सहानुभूति बटोरने के लिए ममता ये सब कुछ नाटक कर रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये मैं तृणमूल कांग्रेस का विचार से सहमत रखता हूं, नंबर 1। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी अपने विपक्ष के कोई भी पार्टी किसी भी तरह से बात करे तो उसको नौटंकी बताया जाता है। अभी कुछ दिन पहले नड्डा जी आए थे तो उन पर कुछ पथराव हो गया, तो उसको लेकर तो बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ। उस समय उन्होंने क्यों नहीं सीबीआई की जांच की मांग करी, और अब क्यों सीबीआई की जांच की मांग हो रही है? क्या इलेक्शन कमीशन पे इनका कोई विश्वास नहीं रहा? अब बंगाल की पुलिस तो इलेक्शन कमीशन के पास है, डीजी पुलिस को एक दिन पहले ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया और ये बताया गया कि इस डीजी पुलिस जो है इनको इलेक्शन संबंधित किसी कार्य में ना रखा जाए। दूसरे डीजी आते ही, डायरेक्टर जनरल पुलिस आते ही उन पर हमला हुआ। अब हमला कौन किया है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जब नड्डा जी के इस पे पथराव होती है तो वो तो नौटंकी नहीं है, वो तृणमूल के लोग वहां पर पत्थर फेंके। तो और जब इनपे एक चीफ मिनिस्टर है, वो अपना नॉमिनेशन फाइल करके
नंदीग्राम वापस आए हैं और वहां एक मंदिर में पूजा देकर निकल रहे हैं वो, और उसको कोई धक्का देता है, तो धक्का तो डेफिनेटली वो इनका तो शौक नहीं होगा कि तृणमूल वाले आके हम मुझे धक्का दे दे, मैं गिर जाऊंगा और उसके बाद अगला 10 दिन मैं वो इलेक्शन कैंपेन नहीं करूंगी। ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये नौटंकी नहीं है, ये हुआ है। ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट शी हैज बीन पुश्ड एंड उनका पैर में चोट लगा है, अस्पताल में वो भर्ती हैं और भगवान करे वो सुस्त हो जाए और जल्दी से जल्दी पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो। ये सब डिस्कोर्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डेवलपमेंट का डिस्कोर्स हो, यहाँ पर डिस्कोर्स हो जॉब का। अब ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि आपने जॉब क्यों नहीं बनाया, सारा चीज को प्राइवेटाइज वो कर रहे हैं। कोई जॉब रेलवेज का लास्ट 5 इयर्स में कोई रिक्रूटमेंट हुआ ही नहीं है, बैंक का कोई रिक्रूटमेंट हुआ ही नहीं है। ये देने वाले कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही जॉब देगा और लोकल स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी है वो तो कर ही रहे हैं वो लोग, और बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क हुआ है। इसीलिए उनको नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। शी इज कमिंग बैक टू पावर। जी तरुण जी कुछ कह रहे हैं आप इस पे? हाँ, इस पे ये कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर उनकी सुरक्षा तंत्र विफल हुई है और उसमें बीजेपी के 4 लोग आके उनके पैर में चोट पहुंचाते हैं, तो ये कमजोरी किसकी है, विफलता किसकी है? उनके शासन की है। शासन के ही तहत इनकी सुरक्षा की व्यवस्था है, कोई केंद्रीय शासन से सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, जहां तक आप ये कहते हैं कि नौकरी की बात है, केंद्र सरकार ने, मानिए एक बार आप कह रहे हैं, मैं इस चीज को, चलिए आपकी बात को मैं मान लेता हूं, लेकिन एक चीज ये बताएं, प्रदेश सरकार के पास जो नौकरी की वो थी, वैकेंसीज थी, क्या उन्होंने पूरा कर लिया है? क्या विद्यालयों में सारे टीचरों की नियुक्ति हो चुकी है? उसमें कितने प्रतिशत विद्यालयों में टीचरों की नियुक्ति हो गई है? आप 4000 से 6000 संख्या के लोगों की नियुक्ति करते हैं, वो भी एडहॉक और टेम्पररी बेसिस पे, और उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने नौकरी दे दी। हाँ, ये चीजें तो नौटंकी के अलावा और क्या चीज कही जाएगी? हाँ, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट को के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आपके अपने हाथ में जो नौकरी देने की है वो चीजें अभी तक आपने की नहीं है। आप बहुत अच्छे वहां के हमारे मुस्लिम भाइयों के आप हितैषी हैं, हाँ, उनके पक्ष लेके सब काम करते हैं। कितने प्रतिशत मुस्लिमों को आपने नौकरी दी? कितने प्रतिशत? हाँ, आप इस चीज पे विचार कीजिए कभी। डॉक्टर, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप एक बार इन चीजों को, इन डाटा को उठा के देखिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तरुण जी होना भी यही चाहिए, तरुण जी होना चाहिए ये। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, पता नहीं पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे तो कितनी चर्चाएं होती है, लेकिन मीडिया एटलीस्ट कम से कम इस तरह की चीजें, मैं लाइक करता हूं आपकी इस बात को कि कम से कम विकास पर बहस होनी चाहिए। होना तो यही चाहिए। कोई हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा है, कोई किसी के टांग खींचने पे लड़ रहा है, कोई किसी पे लड़ रहा है, ये मुद्दे नहीं, विकास का एजेंडा होना चाहिए। चले आपकी बात का जवाब जहां तक बताएं, नहीं, एक मिनट समय देते सर। मैं एक बार एक विकास पे 1 मिनट में जी बोल लूं, आप सुन ले। एक विकास की जहां तक बात करेंगे, विकास की बात जहां तक में रहने वाले मुस्लिम बस्तियों और रहने वाले मुस्लिम बस्ती के लोग और छोटे उस तबके के लोगों के घर में उनके ठेकेदार जो हैं, बिजली का मीटर लगा के और अपने मीटर से लाइन देके उनसे पैसे की उगाही करते हैं। ये वहाँ का डेवलपमेंट का ये स्थिति है। वहाँ के लोग अभी भी एक हैंडपंप से 100 लोग लाइन लगा के सुबह शाम पानी लेते हैं। और वो कोलकाता से जुड़े हुए हैं कर्नल मुखर्जी, मैं एक बार उनके पास में जाना चाह रहा हूँ। मुखर्जी साहब, अभी आपने देखा कि विकास के एजेंडे पे चर्चा होनी चाहिए, बीजेपी की भी डिमांड है। वहां पे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, पानी के लिए कतार लगती है, बिजली के मीटर की ठेकेदारी चल रही है। आपने सुना अभी, ये इस एजेंडे पे कैसे लोग वोट देंगे? जी हाँ, मैं ये पहले तो उनका एक बात बता दूं कि यहाँ का शासन अभी उनके हाथ में नहीं है। ये जो बीजेपी का प्रवक्ता बोले कि ये अभी उनका इनके पास जो हमला हो रहा है जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ, तो इससे ये दर्शाता है कि यहाँ का शासन चरमरा गया है। अभी जो है ये यहाँ का प्रशासन, पुलिस, इट इज डायरेक्टली अंडर द इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं। तो अभी प्रशासन उनके हाथ में नहीं है। पहला बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ। सिक्योरिटी उनके हाथ में है। दूसरा, सिक्योरिटी उनका पर्सनल है।
इलेक्शन कमीशन को अगर बीजेपी वाले मैनिपुलेट कर रहे हैं तो दूसरी बात है, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं ये जानता हूं कि वो मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर शासन प्रशासन में पुलिस की कमी में किसी को अगर क्वेश्चन करना है तो दैट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू इलेक्शन कमीशन। कैसे हुआ, इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि आपको हम सीबीआई से इंक्वायरी करवाएंगे, ये कैसे किया आपने। दूसरी बात है, जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, ये तो देखिए विपक्षी पार्टियां तो बताते ही रहेंगे कि ये यहां से पैसा ले लिया, वहां से पैसा ले लिया, यहां से पैसा ले लिया। पैसा लेने की बात नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, जो यहाँ पर कन्याश्री, युवाश्री, सबुजश्री, ये सब जो डेवलपमेंटल वर्क है, कन्याश्री में जितने लड़कियां प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक में पढ़ रही हैं, उनको 1,000 रुपया उनको सालाना दिया जाता है। उसके बाद जब वो वहां से कॉलेज में पहुंचे तो कॉलेज में एक लमसम मनी 25,000 रुपीज उनको दिया जाता है। ये बताया जाएगा कि ये देने की राजनीति है। तो मेरा ये कहना है, अभी तक अपना डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है। आवर इकोनॉमी इज नॉट डेवलप्ड इकोनॉमी लाइक द वेस्टर्न कंट्रीज। यहाँ स्टिल इट इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। हमें हाथ पकड़ना पड़ेगा उन डाउन ट्रोडन लोगों को, जिसके पिता माता अपने बच्चे को किसी स्कूल में भेजने के लिए उनको तनख्वाह देने का, उसका फीस देने का पैसा उनके पास नहीं है। उसके बाद ओइकोश्री में जो है मुस्लिम लड़कियों को, लड़कों को, और उसमें हिंदू लड़के लड़कियों को भी पैसे दिए जाते हैं। देन उसके बाद आता है आपका सबुज साथी में सबको साइकिल दिया गया है स्कूल के लड़कों को। ये लोग साइकिल में कर्नल साहब मैं लौट रहा हूँ। पानी और बिजली की बात कही अभी तरुण जी ने कि पानी और बिजली की ठेकेदारी चल रही है वहाँ पे। पानी जो है गांव में पानी पहुंच गया है। गांव के रोड्स को देखिए, मैं जाता हूँ वर्धमान में, मैं उनके विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, उनके विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। जिस गांव में स्कूल की रोड होती थी, आज वहां पर पिच का रोड है। जिस गांव में मैं वर्धमान में जहां पर मैं जाता था, जहां पर पानी नहीं था, बिजली नहीं थे, वहां पर आज बिजली है। और रोड बिजली तो बने ही, ये गांव का, मैं हाईवे की बात नहीं कर रहा हूं, ये रोड बिजली तो बने ही। और पानी जो है चल रहा है। पानी का प्रॉब्लम सिर्फ वेस्ट बंगाल का प्रॉब्लम नहीं है। पानी का प्रॉब्लम तो ये सारे संसार का प्रॉब्लम है। अटल बिहारी वाजपेयी वापस लौटूंगा, आशीष मुखर्जी साहब के पास जाना चाहूंगा। एक बार मैं आशीष जी के पास जाना चाहूंगा। आशीष जी, 2 सवाल है मेरे यहाँ पे। एक तो क्या वास्तव में सहानुभूति नाम की कोई चीज बंगाल के इलेक्शन में असर कर पाएगी, एक बात। और दूसरा, विकास के एजेंडे पर जनता पे कितना विकास का एजेंडा प्रभाव डाल रहा है, और विकास कोई मायने रखता है चुनाव के दरमियान, या फिर और दूसरे एजेंडे चलते हैं उस वक्त? देखिए, जो वास्तविकता है उससे हम लोग परे नहीं हट सकते हैं। वास्तविकता ये है कि बंगाल में 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। और 2006 में जब सच्चार कमेटी का रिपोर्ट आया था तो उन्होंने कहा था कि बंगाल में मुस्लिम्स की हालत सबसे खराब है। 2006 जब उसके 11 साल बाद दोबारा सच्चार कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसने उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि मुस्लिम्स का जो डेवलपमेंट हुआ है बंगाल में वो और किसी स्टेट में नहीं हुआ, क्योंकि टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन जो बंगाल में है वो किसी भी स्टेट से सबसे ज्यादा है। मतलब मुस्लिम वोटर्स इन बंगाल सबसे ज्यादा है भारत के किसी स्टेट से भी। तो ये तो वास्तविकता है, चाहे उसका कारण आप बॉर्डर स्टेट कहिए चाहे कुछ भी कहिए। तो ये बात जरूर है कि वो हमारी जनता है। अगर हमारी जनता है तो डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। जब इस 2019 में 65% वोट लेकर के लोकसभा की सीटें लेकर के आई तृणमूल कांग्रेस, पहले ये मुस्लिम वोट सारा का सारा जो है सीपीएम के पास गया था, जो ये शिफ्ट होकर के ममता बनर्जी के पास आया है। तो मुस्लिम वोटर्स इनके पास बहुत ज्यादा है जो कि इन्फ्लुएंस करता है, और उस हिसाब से 41 to 43% वोट पा करके वो सत्ता कर रही है। इस बार की जो वास्तविकता वो ये है, अभी भी मुस्लिम वोटर्स उनके साथ ही जुड़े हैं, लेकिन बीच में एक गठबंधन हुआ जिसको महाजोट कहा जा रहा है।
महाजोट में कांग्रेस, कम्युनिस्ट और आईएसएफ ये तीनों इकट्ठे हुए। वो जो अब्दुल सिद्दीकी जी हैं, वो तीनों मिलकर के उन्होंने एक महाजोट बनाया। उसमें ये दावा किया जा रहा है, और अभूतपूर्व रैली हुई, जो इतनी बड़ी रैली कहीं देखी नहीं गई, जिसको सुधीर जी ने भी कहा है, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, अधीर रंजन चौधरी जी ने, कि मैंने आज तक जिंदगी, अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है कि मैंने आज तक इतनी बड़ी रैली नहीं देखी है। अब ओवैसी साहब भी इस लड़ाई में कूद पड़े, और ओवैसी साहब पहले तो अलग लड़ना चाह रहे थे 100 सीट लेकर के, अब वो जो है ये आईएसएफ के साथ जोड़ रहे हैं। तो अब ये स्थिति हो रही है, जो थोड़ा कैंप की बात अगर करें, टीएमसी कैंप, जिसमें अभी तक ये मान रहे थे कि माइनॉरिटी वोट, टोटली बंगाल का माइनॉरिटी वोट बाय एंड लार्ज ममता जी के साथ है, तृणमूल कांग्रेस के साथ है। इनके आने से वोट थोड़ा कटेगा। कटेगा क्या? कुछ वोट तो आईएसएफ के पास जाएगा, जो महाजोट बन रहा है उसके कारण से, कुछ तो कम्युनिस्ट का वोट बैंक है जो कम्युनिस्ट के साथ जाएगा, कुछ कांग्रेस का भी थोड़ा बहुत है जो कांग्रेस के साथ जाएगा। और ओवैसी साहब के आने से, जिसका असर हमने बिहार में देखा है, बिहार में ओवैसी साहब ने कुछ असर डाली है, मुस्लिम वोट काटा है। तो इस प्रकार से ओवैसी साहब का भी कुछ वोट है। तो इस प्रकार से मुस्लिम वोट, लोग उम्मीद कर रहे हैं 4 से 5% मुस्लिम वोट कटेगा। टोटल जो 30% है उसमें से 4-5% कटेगा। लेकिन आज भी अगर आप वहां सर्वे करें और निरपेक्ष तरीके से सर्वे करें, तो आज भी आपको लगेगा, अगर मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पर किसी के ऊपर भरोसा है, तो सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के पास है। क्योंकि उन्होंने, ऐसी बात नहीं, उन्होंने कुछ डेवलपमेंट भी की है। उन्होंने 10,000 रुपए, जैसे अभी कर्नल साहब ने कहा, 10,000 रुपए, जैसे ही लड़की क्लास 10 में पहुंचती है खाते में पहुंच जाता है ना। करीब ये आप मानिए 2,500 रुपए, जो 60,000 इमाम है वहां पे मदरसे में, उनको 2,500 रुपए हर महीने मिल रहा है। लड़कियों को बाईसाइकिल दे रही, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। लेकिन यहाँ एक बात मैं जानना चाहूंगा, मैं मुखर्जी साहब एक बात जानना चाहता हूँ आपसे, मैं आशीष जी, कि यहाँ सहानुभूति की बात की जा रही है। मैं सहानुभूति जहाँ जिक्र आता है, मैं छोटा सा 1-2 उदाहरण मेरे सामने आते हैं। आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई अक्टूबर में, और उसके 2 महीने बाद ही चुनाव थे, आपने देखा 425, आजादी के बाद में सर्वाधिक सीटें कांग्रेस ने उस वक्त ली। इसी तरह से आप जाइए, राजीव गांधी की हत्या हुई थी उस इलेक्शन पे, जब 225 सीटें वहां तक जब हो चुकी थी, तो आप देखिए उसमें से कितनी सी सीटें मिली। और उसके बाद में, इस घटना के बाद में कांग्रेस ने किस तरह से सीटें बटोरी। तो सहानुभूति यहाँ पे कुछ असर कर सकती है। लेकिन एक सहानुभूति का जिक्र यहाँ और करना चाहूंगा मैं, आपको ध्यान होगा कि जब इलेक्शन चल रहे थे, 2 सीटें आई थी बीजेपी की, अटल बिहारी वाजपेयी माधवराव सिंधिया साहब के सामने चुनाव लड़े थे गुना से, उनके हाथ में चोट आ गई, ग्वालियर से लड़े थे, हाथ में चोट लगी थी उनकी, और बीजेपी ने पोस्टर जारी किया था कि अटल जी के हाथ की चोट बीजेपी को दिलाएगा वोट। वहां सहानुभूति नहीं मिली थी, क्योंकि बड़ी सहानुभूति इंदिरा गांधी की हत्या थी उधर कांग्रेस के साथ में। यह सहानुभूति नाम की कोई चीज चल रही है, जिसका डर कुछ बीजेपी को लगता है कि अगर ममता बनर्जी की चोट वास्तव में अगर इस तरह से हुई और टीएमसी इसमें अगर असर कर जाती है, तो बीजेपी के लिए नुकसान हो सकता है। तो यहाँ कुछ सहानुभूति जैसी चीज है वहां पे अभी। देखिए, जो 2 लीडरान की आपने बात किया, वो जी आशीष जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास में, शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है आपके पार्ट पे। हाँ, अब ठीक है। हाँ जी जी। तो अब जो 2 लीडरान की बात हम कर रहे हैं, एक तो श्रीमती इंदिरा गांधी और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी। मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में इतने बड़े 2 लीडरान आज तक पैदा नहीं हुए, जिनके साथ हर जनता, चाहे वो हिंदू जनता हो चाहे मुस्लिम जनता हो, वो जुड़ी हुई मानती थी अपने आप को, और इनके ऊपर एक बहुत बड़ी आस्था थी। और मैं मानता हूं कि आज के डेट में इतना बड़ा लीडर अभी भी कोई पैदा नहीं हुआ है, अभी तक नहीं आया है, चाहे कोई कितना भी अपने आप को प्रस्तुत करे। ममता बनर्जी उस लेवल की लीडर भी अभी नहीं है, जिनको चोट लगने से इतनी बड़ी सहानुभूति वोट उनको मिल जाएगा। हाँ, कुछ प्रतिशत लोग उससे जरूर प्रभावित होंगे, उनको लगेगा कि हाँ, हमारे लीडर को इतना चोट लगा है, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा कारण नहीं बन सकता है वोट बटोरने का। वोट बटोरने के लिए जो वास्तविकता है उसी पे मिलेगा, और वास्तविकता आज ये है
यहाँ तक आप लोगों ने अभी एग्जिट पोल के नतीजे भी देखे हैं, टाइम्स का आ गया, सी वोटर का आ गया, जिसको हम लोग मानते हैं, सब में जो है ये दिखाया जा रहा है ओपिनियन पोल जो भी जारी किया है, हाँ सॉरी, ओपिनियन पोल की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि तृणमूल को सर्वाधिक वोट मिलेगा। लेकिन तृणमूल के लिए इतना आसान रास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को वहां का कुछ लोग देखना चाहते हैं। वहां की जनता में ये भी एक वो है, फीलिंग है कि नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी को एक बार देखना चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान बन रहा है। मैं लीडरान की बात नहीं कर रहा है जो तृणमूल छोड़ छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। ये तो देखिए, ये तो सीजनल बर्ड्स हैं, ये हर चुनाव में हर पार्टी में होता है। मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों की रुझान चेंज हो रही है, लेकिन ये भी है जो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में 50 सीटों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वहां के लोगों का कहना है शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कुछ केसेस चल रहे थे, नारदा और शारदा के, जिस कारण से उनको दूसरे पार्टी में जाना पड़ा। इसी प्रकार के बहुत सारे लीडरान जा रहे हैं। इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी की थियरी, पार्टी का पॉलिसी, ये बहुत मैटर करता है। आशीष जी, एक बात कहना लाजमी होगा कि पूरे देश की निगाहें वेस्ट बंगाल पे टिकी हुई है, और वेस्ट बंगाल सहित अगर दूसरी को अट्रैक्टिव पॉइंट है तो वो है नंदीग्राम, ये कह सकते हैं, क्योंकि शुभेंदु के चैलेंज को स्वीकार किया है ममता ने, अपने मूल सीट को छोड़ करके वहां जाकर के चुनाव लड़ रही हैं। तो अनकंफर्टेबल ममता रहेंगी या अभी कहना खैर बहुत जल्दबाजी है। शुभेंदु के मैं थोड़ा सा रिएक्शन जरूर चाहूंगा कि कैसे हाव भाव में उनके पूरी चुनौती के लिए खड़े हैं वहां पे। देखिए, मैं कहूं, जहां तक हम ममता बनर्जी को हम जानते हैं, हम लोगों ने देखा है, हम सब जानते हैं, वो एक यूथ, पहले इन्होंने अपना लाइफ स्टार्ट किया एज ए यूथ कांग्रेस लीडर, और उसके बाद वो फाइटर रही, थ्रू आउट वो फाइटर रही हैं, और उन्होंने बहुत मेहनत किया है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काम भी बहुत किया है। आज तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी को लोग डेवलपमेंट करने के लिए जिस नेता को होना चाहिए बंगाल में कम्युनिस्ट के बाद, वो उस हिसाब से लोग देखते हैं। रही बात शुभेंदु अधिकारी की, शुभेंदु अधिकारी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लीडर है जिस बेल्ट में वो हैं, और जो 50 सीटों को वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ये बात बहुत सही है। लेकिन ये भी लोग जानते हैं कि उनका तृणमूल छोड़ करके भाजपा में जाने का कारण क्या है। पहला कारण ये था अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व पाना तृणमूल कांग्रेस में। शुभेंदु अधिकारी ऑलवेज नंबर 2 थे। अभिषेक बनर्जी जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, शुभेंदु अधिकारी अपने आप को उन्हें लगा कि हम मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं, तो ये एक कारण था। दूसरा, उनके ऊपर कुछ केसेस चल रहे थे जिसको ममता बनर्जी अपने हिसाब से उसको मैनेज कर रही थी। जो केसेस भाजपा ने, जो आपको पता है इनका एक पुराना तरीका है, क्या बोलते हैं, साम दाम दंड भेद, तो उसको उपयोग किया गया। मुस्कुराहट आ रही है। हेलो मैं चलिए आशीष जी, मैं समय कम है, मैं दोनों से एक ही बात, तरुण जी कुछ कह रहे हैं। हाँ। नहीं, आशीष जी का सारा मैंने बात सुना है। थोड़ा सा आशीष जी को टीएमसी की तरफ झुका हुआ अच्छी बात है, होना चाहिए, उसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक बात है कि किसी स्पष्टवादिता कह सकते हैं सर, झुकाव नहीं कह सकते। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सहानुभूति की बात की, तो कहा इन्होंने कि ममता बनर्जी का वो कद नहीं है कि इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी के कद में हो या राजीव गांधी के कद में हो। जो ये चर्चा की विषय ही नहीं थी, क्योंकि उनके साथ इनका कद, हम उसकी तुलना ही करें, वो समय का बर्बादी मानते हैं हम उसको। एनीहाउ, चलिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह आज शुभेंदु अधिकारी अगर आ गए हैं बीजेपी में, इससे पहले शुभेंदु अधिकारी हमारे सब कुछ थे, सबसे अच्छे थे। ये जो व्यक्ति विशेष का जो ये पार्टियां हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए चल रही हैं, जैसे ममता बनर्जी के लिए पार्टी चल रही है तृणमूल कांग्रेस, उनके भतीजे के लिए, जिस तरह और प्रदेशों में कुछ पार्टियां हैं, जिस तरह हमारे सेंट्रल में कांग्रेस थी, कि व्यक्ति विशेष को बेस करके पूरी पार्टी चल रही थी। और सीपीएम और बीजेपी, ये दोनों कैडर बेस की पार्टियां हैं। ये कैडर बेस की पार्टियां जो है किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं चलती, इसलिए जो भी व्यक्ति होता है उसमें वो व्यक्ति का अपना इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन बहुत दिन टीएमसी में लोगों का इंपॉर्टेंस सहा नहीं गया है। टीएमसी को बनाने वाले कर्मठ नेता, एक्टिव, जो जनता से जुड़े थे, जो ग्रास रूट से जुड़े हुए थे, उनको लोगों ने तरुण जी, सीजनल बर्ड्स जो है उन पे भी टिकी होंगी सबकी निगाह है कि उनकी उड़ान वास्तव में सही जगह पहुंची या नहीं पहुंची।
वो जीत पाते हैं कि नहीं नहीं, जीत पाते, कितने लोगों के टिकट मिलेगा, हाँ, कितने का हाँ, कटेगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि इधर के रहे ना इधर के। हाँ, वो बातें आपकी बातें सब रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। जो भी एनालिसिस आया है टीवी पे, जो भी एनालिसिस आया उसको मैं बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ, क्योंकि वहाँ के जो वोटर हैं, लास्ट अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए थे उसमें हर जगह पे जहां पर बीजेपी की शिकस्त हुई 3 से 4% वोट की शिकस्त थी, सिर्फ 3 चलिए, से 4। समय कम है तरुण जी, मैं एक सवाल मैं कर्नल साहब से लेना चाहूंगा, समय कम है, मैं 1 मिनट उनको देना चाहूंगा। जी कर्नल साहब, कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में आप उंगली उठाइए, आपने बताइए। नहीं जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सहानुभूति जहां तक बात है, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का तो बात हम लोगों ने किया, लेकिन रिसेंट पास्ट में हमने ये देखा है एक सहानुभूति की बहुत बड़ी वेव चली जब 25 जवानों को मार दिया गया और टेररिस्ट द्वारा, और उसकी सहानुभूति की वेव से आज बीजेपी पावर में है। वो भी तो एक सहानुभूति थी। तो ठीक है, वहां पर पॉलिटिकल लीडर तो मसला ये सर ये डिपेंड ये करता है कि सहानुभूति को बटारने का हुनर किसमें कैसा, अब तो ये कह सकते हैं। जी हाँ, उस समय इनको ये सहानुभूति को उसको ऐसे ट्रांसफॉर्म किया गया, तो वो भी एक सहानुभूति बात है लगी। जहां तक ममता बनर्जी की बात है, देखिए ममता बनर्जी पर अटैक तो कोई नहीं है, सीपीएम वालों ने तो उस पर इतना बड़ा अटैक किया था कि वो तो डेथ बेड में पड़ी हुई थी जब वो कांग्रेस में होती थी, यूथ कांग्रेस में। आज उस पर अटैक हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी में ये क्षमता है, जब वो रोड पर उतर जाती है, जब वो चलने लगती है, तो शी इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट पॉलिटिशियन टू डील विद बाय द ऑपोजिशन। चलिए, मैं क्षमा चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। आपने इतना समय निकाला जन टीवी के दर्शकों के लिए, आप लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बंगाल का चुनाव बहुत ही रोचक मोड़ पे पहुंच रहा है और पूरे देश की नहीं, अब तो मुझे लगता है कि दुनिया की निगाहें भी टिकी हुई है कि बंगाल में क्या कमल खिल पाएगा। बड़ा सवाल ये होगा, 5 राज्य में से बीजेपी सबसे ज्यादा अगर ताकत लगा रही है कहीं पे, तो वो है लगा रही है बंगाल में। और बंगाल में क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी। आपको हम सबको इंतजार रहेगा 2 मई तक, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें होंगी और हमारे जो अतिथि हैं उनके साथ आपको मिलवाते भी रहेंगे कि बंगाल में आखिर चल क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।